हम अध्ययन करें YCT सॉल्व पेपर, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे UGC नेट पेपर 2 हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र जनवरी 2017 का प्रीवियस पेपर। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा? ऑप्शन है ए पहली शताब्दी, बी 6वीं शताब्दी, सी 9वीं शताब्दी और डी 11वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर होगा डी 11वीं शताब्दी। ईसा की 11वीं शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहले जैसे गाथा या गाह कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। अर्थात अपभ्रंश का लोक भाषा के अर्थ में प्रयोग अपभ्रंश के उत्तरकालीन अवस्था से माना जाता है। अगला प्रश्न है, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ऑप्शन है ए ज्योतिश्वर ठाकुर, बी गोरखनाथ, सी विद्यापति और डी आचार्य देवसेन। तो इसका सही आंसर होगा सी विद्यापति। पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है जो संस्कृत भाषा में है। संस्कृत भाषा में विद्यापति की अन्य रचनाएं हैं सैव सर्वस्व सागर, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, विभागसार, लिखनावली, गता पतलक वर्णकृत्य इत्यादि। अभट्ट भाषा में कीर्तिलता 13वीं शताब्दी तथा कीर्ति पताका। मैथिली भाषा में पदावली है जो 1403 ईस्वी तथा गोरच विजय नाटक है। आचार्य देवसेन के ग्रंथ है श्रावकाचार, न्याय चक्र, दर्शनसार, भाव संग्रह, आराधनासार, तत्वसार तथा शावय धम्म दोहा इत्यादि। गोरखनाथ के काव्य ग्रंथ है डॉक्टर पीताम्बर दत्त पार्थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखवाणी नाम से किया। शब्द, पद, शिष्या, दर्शन, प्रार संकली, नरवय बोध, आत्मबोध, अभय मात्रायु, 15 तिथि, सप्तवार, मछिंज, गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा तथा पंच मात्रा। ज्योतिश्वर ठाकुर के ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर। डॉक्टर नागेंद्र देवसेनकृत श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं और देवसेन के नय चक्र की लघु नय चक्र का नाम भी दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वाले में शामिल है? ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल, बी मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, सी गौरीशंकर हीरानंद ओझा और डी डॉक्टर बुलर। तो इसका सही आंसर होगा बी मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। पृथ्वीराज रासो को मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने सर्वथा प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। अब हम देखते हैं किन्होंने अप्रमाणिक, किन्होंने अर्ध प्रमाणिक और किन्होंने अप्रामाणिक माना है। तो प्रामाणिक माने हैं श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, कर्नल टाड, मथुरा प्रसाद दीक्षित, मोतीलाल मनेरिया आदि। ये सब जो है प्रामाणिक माने हैं। अप्रामाणिक मानते हैं रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामलदास, गौरीशंकर हीरानंद ओझा और बुल्हर रामकुमार वर्मा और मुरारी दान। अर्ध प्रमाणिक मानते हैं मुनि जिनविजय, मोहन सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और अगरचंद नाहट। तो देखिए प्रामाणिक जो मानते हैं उनमें याद रखेगा श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और कर्नल टाड, ये 4 नाम प्रामाणिक में। अप्रामाणिक में रामचंद्र शुक्ल और गौरीशंकर हीराचंद ओझा और रामकुमार वर्मा, ये 3 नाम अप्रामाणिक में। और अर्ध प्रमाणिक में मुनि जिनविजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सुनीति कुमार चटर्जी, ये 3 नाम अर्ध प्रमाणिक में। अगला प्रश्न है, मोरा जोगना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे घर दिन ही बकस मेरी माल। उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता है ऑप्शन ए धर्मदास, बी अमीर खुसरो, सी दरिया साहब और डी यारी साहब। तो इसका सही आंसर होगा बी अमीर खुसरो। धर्मदास का जो संतन सुखलायक दायक प्रभु दुख हरना। अगला प्रश्न है, मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? ऑप्शन है ए दास्य भाव, बी साख्य भाव, सी माधुर्य भाव और डी वात्सल्य भाव। तो इसका सही आंसर होगा सी माधुर्य भाव। हिंदी साहित्य के कृष्ण काव्य धारा की प्रमुख कवित्री मीराबाई की उपासना पद्धति माधुर्य भाव की थी। मीराबाई की प्रेम साधना स्वकीय की प्रेम साधना थी। इन्हें हिंदी की आदि कवित्री माना जाता है तथा इनकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। मीराबाई की जो प्रमुख रचनाएं हैं गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोठा, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामानु रुषदम और मीरा की गरवी, रुक्मणी मंगल तथा मीराबाई का मलाल। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपने सखियों में
साखियों में सद्दूकरी भाषा का प्रयोग किया है। सद्दूकरी से उनका अभिप्राय है ऑप्शन ए ब्रज भाषा मिश्रित पूर्वी बोली, बी ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली, सी राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली और डी 5 भाषाओं के मिश्रण वाली भाषा। तो इसका सही आंसर होगा सी राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सद्दूकरी भाषा का प्रयोग किया है। सद्दूकरी से उनका अभिप्राय राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली से है। कबीरदास की भाषा के संबंध में विद्वानों का मत है श्याम सुंदर दास पंचमेल खिचड़ी कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल सद्दूकरी भाषा, हजारी प्रसाद द्विवेदी भाषा के डिक्टेटर और बच्चन सिंह संत भाषा। अगला प्रश्न है सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? ऑप्शन है ए मधुमालती, बी चित्रावली, सी इंद्रावती और डी हंस जवाहिर। तो इसका सही आंसर होगा बी चित्रावली। सुजान कुमार चित्रावली नामक सूफी प्रेमाख्यान का नायक है। चित्रावली 1613 उस्मान द्वारा अवधी भाषा तथा दोहा चौपाई छंद में रचित ग्रंथ है। इसमें नेपाल के राजकुमार सुजान कुमार तथा रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है। अन्य सूफी ग्रंथों की नायक नायिका निम्नवत है। मधुमालती जो ग्रंथ है उसका मधुमालती और मनोहर तथा प्रेमा और ताराचंद है। इंद्रावती का राजकुंवर और इंद्रावती, हंस जवाहर जो है उसका हंस और जवाहिर। अगला प्रश्न है सखी हो श्याम रंग रंगी देखी विकाए गई वह मूर्ति सूरत माही पगी। ये काव्य पंक्तियां किसकी है? ऑप्शन ए हित हरिवंश, बी गदाधर भट्ट, सी मीराबाई और डी जीव गोस्वामी। तो इसका सही आंसर होगा बी गदाधर भट्ट का। हित हरिवंश का जो प्रमुख काव्य पंक्ति है रहो को काहो मन ही दिए मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो दिन छाए। मीराबाई की जो प्रमुख पंक्ति है मन रे परसी हरि के चरण सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण। और जीव गोस्वामी का है एक दिनम बजाए बांसी हंसिया हंसिया जी जिवे कहिए मोरे देखे आसिया। अगला प्रश्न है तिये सब जोबन मिले भेद न जानियो जात प्रात समय निसी धोस के दुवै भाव दर्शात। इस दोहे में नायिका की किस अवस्था का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए शतः स्नाता, बी वया संधि, सी नवोढ़ा और डी मान मृत्यु। तो इसका सही आंसर होगा बी वय संधि का। अगला प्रश्न है जगत जाड्यो जिहि सकल सो हरि जानियो नाही ज्यो आँखिन सब देखिए आँखी न देखी जाही। उक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसका जो ऑप्शन है ए दृष्टांत, बी उदाहरण, सी उपमा और डी प्रतिवस्तुपमा। तो इसका सही आंसर होगा बी उदाहरण। उदाहरण अलंकार कौन सा होता है देखते हैं। जहां पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट ना हो वहां दृष्टांत अलंकार होता है। परी प्रेम नंदलाल के मोही न भावत भोग मधुपराज पद पाई के विखन मोंगत लोग। ये जो है इसका उदाहरण है। उपमा अलंकार जहां दो भिन्न वस्तुओं के रूप गुण आकृति आदि को लेकर समता प्रदर्शित की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। उदाहरण उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। और प्रतिवस्तु उपमा अलंकार होता है जहां उपमेय और उपमान संबंधी वाक्यों में एकार्थ अथवा समानार्थ सूचक शब्दों से एक ही समान धर्म का कथन किया जाए वहां पे प्रतिवस्तु उपमा अलंकार होता है। जैसे सिंह सुता क्या कभी स्यार से ब्याह करेगी, क्या पर नर का हाथ कुल स्त्री कभी धरेगी। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है? ऑप्शन है ए नाटककार, बी प्रबंधकार, सी प्रगीतकार और डी मुक्तकार। तो इसका सही आंसर होगा बी प्रबंधकार के रूप में। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक प्रबंध काव्य के रूप में हिंदी साहित्य में देखने को मिलता है। आधुनिक युग में प्रबंध काव्य की विलोपमान परंपरा के संरक्षक मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है। मैथिली शरण की रचनाएं निम्नवत है। रंग में भंग 1909 ईस्वी, जयद्रथ वध 1910 ईस्वी, किसान 1917 ईस्वी, बिकट भट्ट 1929 ईस्वी, गुरुकुल 1929 ईस्वी, साकेत 1931 ईस्वी, भारत भारती 1912 ईस्वी, झंकार 1929, यशोधरा 1932, द्वापर 1936 और जय भारत 1952, पंचवटी 1925 और हिडिंबा आदि। अगला प्रश्न है
रचना न तो दर्शन है और ना किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन उनके किस काव्य के संबंध में है? ऑप्शन ए रश्मिरथी, बी उर्वशी, सी कुरुक्षेत्र और डी परशुराम की प्रतीक्षा। तो इसका सही आंसर होगा सी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्य है जो 1946 में प्रकाशित हुआ। यह एक प्रबंध काव्य है। कुरुक्षेत्र में 7 सर्ग है तथा इसके कथानायक जो है भीष्म थे। दिनकर की अन्य रचनाएं हैं रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, सामधेनी 1947, रश्मिरथी 1952, नीलकुसुम 1954, दिल्ली 1954, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्म की आंखें 1964, हरि को हरिनाम, धूप और धुआं 1951, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू 1951 आदि। अगला प्रश्न है उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, वन बिंदु शून्य में पिघल गया पर शाप। ये पंक्तियां आगे की किस कविता से है? ऑप्शन है ए पहचान, बी शाप, सी हरी घास पर छड़भर और डी हवाई अड्डे पर विदा। तो इसका सही आंसर होगा डी हवाई अड्डे पर विदा। उपयुक्त पंक्तियां जो है प्रयोगवादी कवि अज्ञे की हवाई अड्डे पर विदा नामक कविता से है। अज्ञे प्रयोगवाद के प्रवर्तक तथा समस्त सप्तकों के संपादक थे। अज्ञे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। अज्ञे की चर्चित कविताएं हैं अषाढ़ी वीणा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर छड़भर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला, सोन मछली, पहचान, हवाई अड्डे पर विदा। अगला प्रश्न है ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार है। ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, बी भारत भूषण अग्रवाल, सी गिरीश कुमार माथुर और डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका सही आंसर होगा ए धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा 1952 काव्य संग्रह के रचनाकार धर्मवीर भारती है। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं ठंडा लोहा 1952, अंधा युग 1955, कनुप्रिया 1959 और 7 गीत वर्ष 1959 तथा देशांतर। भारत भूषण अग्रवाल के काव्य संग्रह है छवि के बंधन, जाते रहो मुक्ति मार्ग, ओ अप्रस्तुत मन, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ, उतना वह सूरज है, अनुपस्थित लोग आदि। गिरिजा कुमार माथुर के काव्य संग्रह है मंजीर 1941 ईस्वी, नाश और निर्माण 1946 ईस्वी, धूप के धान, सीला पंख चमकीले, छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा 1975, अभी कुछ और साक्षी रहे, वर्तमान, पृथ्वी कल्प और कल्पांतर। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रमुख काव्य कृतियां हैं काठ की घंटियां, बांस का फूल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविताएं 1, कविताएं 2, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग आदि। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय वन्या समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? ऑप्शन है ए देवरानी जेठानी की कहानी, बी रानी केतकी की कहानी, सी बामा शिक्षक और डी सूरजमुखी अंधेरे में। तो इसका सही आंसर होगा ए देवरानी जेठानी की कहानी। पंडित गौरी दत्त कृत उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी की विषय वस्तु में 19वीं शताब्दी के मध्य वर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार यह हिंदी गद्य साहित्य का प्रथम उपन्यास भी माना गया है। ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय कृत बामा शिक्षक 1872 ईस्वी तथा श्रद्धा राम फुल्लौरी कृत भाग्यवती 1877 ईस्वी उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास है, जबकि इंसाह अल्लाह खां कृत रानी केतकी की कहानी उदयभान चरित में सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगार में प्रेमाख्यान नायक परंपरा का सूत्रपात हुआ। अगला प्रश्न है कामकुंठा को शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? ऑप्शन है ए जिंदगी नामा, बी अनित्य, सी शेष यात्रा और डी सूरजमुखी अंधेरे के। तो इसका सही आंसर होगा डी सूरजमुखी अंधेरे के। सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यासकार कृष्णा सोबती है, जिसका विषय है कामकुंठा की शिकार स्त्री का चरित्र चित्रण, जो 1972 ईस्वी में प्रकाशित है। जिंदगी नामा उपन्यास कृष्णा सोबती का है 1979 ईस्वी, जिसमें ग्रामीण पंजाब का एक जीवंत दस्तावेज है। अनित्य जो है 1980 ईस्वी मृदुला गर्ग का है, जिसका विषय वस्तु है एक मध्य वर्गीय परिवार के संस्कारवान व्यक्तित्व के राष्ट्रीय संघर्ष का चित्रण। और शेष यात्रा 1984 ईस्वी उषा प्रियमदा का है, जिसमें नारी जीवन की त्रासद स्थितियों का एक यथार्थ बयान है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से
हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? ऑप्शन है ए नील देवी, बी रक्षाबंधन, सी सिंदूर की होली और डी सागर विजय। तो इसका सही आंसर होगा बी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन 1934 ईस्वी हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है जिसका विषय वस्तु है हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करना। और नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है 1881 ईस्वी जिसका विषय वस्तु है राजपुतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा। सागर विजय उदय शंकर भट्ट का है 1933 ईस्वी जिसकी विषय वस्तु है सामाजिक समस्या प्रधान नाटक है ये। और सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का है 1934 ईस्वी समस्या प्रधान सामाजिक नाटक जिसमें व्यक्ति और समाज के उत्तरोत्तर संघर्ष दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमीश्वर कृत्य चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है? ऑप्शन है ए सत्य हरिश्चंद्र, बी वैदिकी हिंसा हिंसा न भक्ति, सी विशस्य विषमौषधम और डी श्री चंद्रावली। तो इसका सही आंसर होगा ए सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अनुदित नाटक है। यह नाटक क्षमीश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है जबकि वैदिकी हिंसा हिंसा न भक्ति 1873 ईस्वी एक प्रहसन है और विशस्य विषमौषधम 1876 ईस्वी एक भार है, एक पात्रीय नाटक है तथा श्री चंद्रावली 1976 ईस्वी एक नाटिका है। ये सब जो है भारतेंदु के मौलिक नाटक है। अगला प्रश्न है अर्थोक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। तो इसका सही आंसर होगा ए 5। सूच्य कथा वस्तु के साधनों को अर्थोक्षेपक कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका और अंकमुख या अंकाशय और अंकावतार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू आर्नल्ड की नहीं है? ऑप्शन है ए कल्चर एंड अनार्की, बी लिटरेचर एंड ड्रामा, सी एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट और डी द कॉकटेल पार्टी। तो इसका सही आंसर होगा डी द कॉकटेल पार्टी। द कॉकटेल पार्टी टी.एस. एलियट का नाटक है। इनके द्वारा रचित अन्य रचनाएं हैं द सेक्रेड वुड 1920 ईस्वी, होमेज टू जॉन ड्राइडन 1924 ईस्वी, एलिजाबेथन एसेज 1932 ईस्वी और द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म 1933 ईस्वी, सिलेक्टेड एसेज 1934 ईस्वी, एसेज एंसेट एंड मॉडर्न 1936 ईस्वी, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, जबकि कल्चर एंड अनार्की जो है 1869 ईस्वी, लिटरेचर एंड ड्रामा 1873 ईस्वी और एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम 1877 ईस्वी आदि मैथ्यू आर्नल्ड की है। अगला प्रश्न है रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन कार्य की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा ए कीर्तिलता, फिर भू परिक्रमा, फिर पुरुष परीक्षा और फिर कीर्ति पताका। रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम कीर्तिलता, उसके बाद भू परिक्रमा, फिर पुरुष परीक्षा, उसके बाद कीर्ति पताका, उसके बाद लिखनावली, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, उसके बाद दाना वाक्यावली और उसके बाद दुर्भाग्य भक्ति तरंगिणी है। कीर्तिलता तथा कीर्ति पताका अवध भाषा में है जबकि भू परिक्रमा तथा पुरुष परीक्षा संस्कृत भाषा में मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा डी चिंतामणि 1609 ईस्वी, महाराज जसवंत सिंह 1628 ईस्वी और देव 1673 ईस्वी और भिखारी दास जो है 1725 ईस्वी। अगला प्रश्न है रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा बी एकांतवासी योगी, उजर ग्राम, श्रांतपथिक और शांदे अठन। श्रीधर पाठक की रचनाओं का रचना काल के अनुसार अनुक्रम है मनोविनोद 1882 ईस्वी, हिमालय 1850 ईस्वी, एकांतवासी योगी 1886 ईस्वी, जगत सच्चाई सार 1887 ईस्वी, उजर ग्राम 1989 ईस्वी, गुणवंत हेमंत 1908 ईस्वी, श्रांत पथिक 1902 ईस्वी, ऋतु संहार कश्मीर सुषमा 1904 ईस्वी, बनाष्टक 1911, देहरादून 1915 और स्वर्गीय बीड़ा धनविजय सांदे अंटन 1918, भारत गीत 1928। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में रचना
रचना रोला छन में की है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा ए गीतिका, अणिमा, अर्चना और आराधना। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम है अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930, गीतिका 1936 ईस्वी, तुलसीदास 1938 ईस्वी, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी, अणिमा 1943 ईस्वी, बेला 1940, नयपत्ती 1940, अर्चना 1950, आराधना 1953 और गीत गुंज 1954, शांतिका कली जो है 1969। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी नाटकों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा डी अंधा कुआं 1955, लक्ष्मी नारायण लाल का बकरी 1974, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का एक तारे की आंख 1980, मणि मधुकर का और कोर्ट मार्शल जो है 1991 ईस्वी, स्वदेश दीपक का। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा सी रानी केतकी की कहानी सबसे पहले, उसके बाद और ये जो है इंसाल्ला खां का है वामा शिक्षक 1872 ईस्वी, ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय, भगवती 1877 श्रद्धाराम फुल्लौरी का उपन्यास है और परीक्षा गुरु 1882 श्रीनिवास दास का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा बी हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954 ईस्वी, शिवदान सिंह चौहान का कामायनी एक पुनर्विचार 1961 ईस्वी, मुक्तिबोध का अधूरे साक्षात्कार 1966 ईस्वी, नेमीचंद्र जैन का और वाद विवाद संवाद 1989 ईस्वी, नामवर सिंह का। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों का पूर्वापद अनुक्रम है। इसका सही अनुक्रम होगा ए अरस्तु, कॉलरिज, मैथ्यू आर्नल्ड और टी.एस. इलियट। अरस्तु 384 ईसा पूर्व, सैमुअल टेलर कॉलरिज जो है 1772 ईस्वी, मैथ्यू आर्नल्ड 1822 से 1888 ईस्वी और टी.एस. इलियट का समय है 1888 से 1965 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार नाट्यवृत्तियों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा सी भरत मुनि के अनुसार नाट्यवृत्तियों का सही अनुक्रम है भारती, फिर सात्वती, फिर कौशिकी और फिर आर्भटी। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार हिंदी आलोचकों का सही अनुक्रम है। इसका सही अनुक्रम होगा बी रामचंद्र शुक्ल 1884 से 1941 ईस्वी, नंद दुलारी वाजपेयी 1906 से 1968 ईस्वी, रामविलास शर्मा 1912 से 2000 और डॉक्टर नगेंद्र 1915 से 2000। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा हो सब कविन के पछी लगा, ये जो है जयसी का है। कवित विवेक एक नहीं मोरे, ये जो है तुलसी का। प्रभु जी हो पतितन की टीको, ये जो है सूरदास का। और अब तो अजपा जपू मन मेरे सुर नर असुर, टहलुआ जाके मुनि गंधर्व है जाके चेरे, ये जो है मलुकदास का है। तो इसका सही कुट होगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा राउडविल रोड कवि का, खुमान रासो दलपति विजय का, चंदन बाला रास आसगू का और योगचर्या जो है डोम्बिप्पा का। इसका सही कुट होगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनकी काव्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही मेल होगा शियाराम शरण गुप्त जो है मौर्य विजय 1914 ईस्वी, बालकृष्ण शर्मा नवीन का विप्लव गायन और सुभद्रा कुमारी चौहान का राखी की चुनौती, गया प्रसाद शुक्ल सनेही का सतरंगे पंखों वाली गया प्रसाद शुक्ल सनेही का जो है राष्ट्रीय तरंग और सतरंगे पंखों वाली जो है 1959 ईस्वी नागार्जुन का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा श्रेय नहीं कुछ मेरा,
श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, बीड़ा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ सौंप दिया था। यह जो है अज्ञेय का है, असाध्य बीड़ा जो उनकी कविता है उससे ये पंक्ति लिया गया है। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ, जाने कहाँ वह है। ये जो है अंधेरे में कविता से मुक्तिबोध का है। पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन में, साहस में, स्वतंत्रता में, नृतस सर्जन में। ये जो है धर्मवीर भारती का है। और मैं उनका आदर्श जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। ये जो है दिनकर का है। तो इसका जो सही कुट होगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा मधुलिका रामेश्वर शुक्ल अंचल का है 1938 ईस्वी। प्रभात फेरी 1938 ईस्वी नरेंद्र शर्मा का। प्रण भंग जो है रामधारी सिंह दिनकर का। और काठमांडू की पहली सांझ जो है शिवमंगल सिंह सुमन का। मौर्य विजय 1914 ईस्वी श्री सियाराम शरण गुप्त का प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनकी विषय वस्तु के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा अपनी मोर्चा जो है छात्र आंदोलन। अपनी मोर्चा 1972 ईस्वी काशीनाथ सिंह का है। मुझे चांद चाहिए 1993 ईस्वी सुरेंद्र वर्मा का है। इसका जो विषय वस्तु है रंगमंच और सिनेमा संसार। दिलो दानिश जो है 1993 ईस्वी दिलो दानिश का है। इसका जो विषय वस्तु है मुस्लिम संस्कृति होगा। और अनाम दास का पोथा 1976 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। यह जो है उपनिषद आख्यान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही मेल होगा मालविका, चंद्रगुप्त नाटक, मल्लिका जो है आषाढ़ का एक दिन, बेनुरति जो है सूर्यमुख की, और देवयानी जो है देहांतर। सूर्यमुख नाटक 1968 ईस्वी लक्ष्मी नारायण लाल का है जिसके पात्र है वेणुरति। देहांतर 1987 ईस्वी आचार्य नंद किशोर का है जिसके प्रमुख पात्र है दिव्यानी, ययाति और शर्मिष्ठा। चंद्रगुप्त नाटक 1931 ईस्वी जयशंकर प्रसाद का है जिसके प्रमुख पात्र है मालविका, कल्याणी, सुभाषिनी और कार्नेलिया। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी मोहन राकेश का है जिसके प्रमुख पात्र है मल्लिका, अंबिका, कालिदास, मातुल, बिलोम और दंतुल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा साहित्य क्यों विजय देवनारायण शाही का है 1988 ईस्वी। और भाषा और संवेदना जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी का है 1964 ईस्वी। लोकवादी तुलसीदास जो है विश्वनाथ त्रिपाठी का है 1974 ईस्वी। कविता की तीसरी आंख प्रभाकर श्रोत्रिय का है 1980 ईस्वी। इसका सही मेल होगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही मेल होगा रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1949 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी 1952 ईस्वी। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा। इसके 3 भाग है, पहला भाग 1969, दूसरा 1972 और तीसरा 1976 ईस्वी में। आधुनिक साहित्य सृजन और क्षमता नंदुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उक्तियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही मेल होगा शब्दार्थो सहितो काव्यम। यह जो है भामा का है।
वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ, रमणीयात् प्रतिपादकः शब्दः काव्यम पंडितराज जगन्नाथ, और तद्दोषो शब्दार्थो शगुणालंकृति पुनः क्वापि, ये जो है कुंतक का है, सॉरी मम्मट का, मम्मट, ये जो है मम्मट का है। अब अगला प्रश्न है 41 से 45 तक जो प्रश्न है स्थापना और तर्क। 41 नंबर प्रश्न है, स्थापना है, रीतिकाल में जनसाधारण का जीवन सामंती विलासपूर्ण आकांक्षाओं और भोगपूर्ण श्रृंगार से ओतप्रोत था। तर्क है, इसलिए नैतिकता की दृष्टि से जनसाधारण का आचरण और चरित्र दरबारी संस्कृति से अलग नहीं हो पाया था। तो इसका सही कूट होगा ए गलत और आर सही। रीतिकाल में बहुत से कवियों की श्रृंगार एवं वीर रस प्रधान रचनाएं हैं। रीतिकाल में जनसाधारण का जीवन सामान्य विलासपूर्ण आकांक्षाओं और मांगपूर्ण जीवन से दूर था। कवि राजाश्रित होते थे, इसलिए इस युग की अधिकतर कविता दरबारी है, परंतु जनसाधारण का आचरण दरबारी संस्कृति से अलग था। अगला प्रश्न है, स्थापना है, साहित्य एवं कलाएं वर्ग हितों का ही प्रतिबिंबन और प्रतिनिधित्व करती है। तर्क है, चूंकि साहित्य की चेतना शासन और सत्ता की विचारधारा से प्रतिबद्ध होती है, तो इसका सही कूट होगा ए और आर दोनों, स्थापना और तर्क दोनों गलत है। किसी देश का साहित्य और कला राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, साहित्य किसी देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। साहित्य शब्द कलाएं वर्ग हितों का प्रतिबिंब कभी नहीं करती, जबकि साहित्य की चेतना शासन और सत्ता प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक होती है, यह किसी विचारधारा से प्रतिबद्ध नहीं होती। अगला प्रश्न है, स्थापना है, बिंब अतीन्द्रिय होते हैं। तर्क है, क्योंकि उनमें ऐन्द्रिकता का होना अनिवार्य है, तो इसका सही कूट होगा बी। ए गलत और आर सही, स्थापना गलत और तर्क सही। बिंब अतीन्द्रिय होते हैं, बल्कि बिंब इंद्रिय होते हैं। बिंब संवेदन से जुड़े होते हैं, उनकी सबसे बड़ी विशेषता इंद्रियता होती है। यही वजह है कि सुंदरता से अधिक सजीवता बिंब का प्रधान गुण है। अलंकार में सजीवता हो सकती है, लेकिन उनके प्रयोग का प्रधान उद्देश्य कविता में सौंदर्य लाना होता है। ठीक उसी प्रकार बिंब में सौंदर्य हो सकता है, लेकिन उसका काम कविता को सजीव बनाना। अगला प्रश्न है, स्थापना है, हृदय सहित समाज में उत्पन्न होने वाला हर व्यक्ति सहृदय और सामाजिक होता है। तर्क है, इसलिए साहित्य शास्त्र में उनके लिए किसी गुण अथवा लक्षणों का उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसका सही कूट होगा बी। ए और आर दोनों गलत है। सामान्यतः सहृदय का तात्पर्य नाटक में उस दर्शक या सामाजिक से लिया जाता है जो नाट्यशाला में बैठकर नाटक का अभिनय देखता है और उसका रसास्वादन करता है। काव्य के संदर्भ में सहृदय का तात्पर्य उस श्रोता या पाठक से है जो काव्य को सुनकर या पढ़कर रसानुभूति करता है तथा कविता का आनंद प्राप्त करता है। सहृदय की अवधारणा रस निष्पत्ति और साधारणीकरण की रसानुभूति की प्रक्रिया में सहृदय का योगदान भी आवश्यक है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, रस कार्य यानी कारणजन्य रूप वस्तु नहीं। तर्क है, क्योंकि वह तो विभावादी समूलालंबनात्मक अनुभव है, न कि विभावादी द्वारा उत्पन्न की गई वस्तु। कारण ज्ञान और कार्य ज्ञान का एक समय में होना कदापि संभव नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा डी। ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है 46 से 50 नंबर प्रश्न जो है ये गद्यांश पर आधारित है, तो पहले हम इस अवतरण को पढ़ते हैं। शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है, उनके मूल या मर्म तक उनकी गति नहीं होती। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति कविता है, जो धर्म क्षेत्र में शक्ति भावना को जगाती रहती है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, अपने मंगल और लोक के मंगल का संगम उसी के भीतर दिखाई पड़ता है। इस संगम के लिए प्रकृति के क्षेत्र के बीच मनुष्य को अपने हृदय के प्रसाद का अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार ज्ञान नरसत्ता के प्रसार के लिए, उसी प्रकार हृदय भी रागात्मिकता वृत्ति के प्रसार के बिना विश्व के साथ जीवन का प्रकृत सामंजस्य घटित नहीं हो सकता। जब मनुष्य के सुख और आनंद का मेल शेष प्रकृति के सुख सौंदर्य के साथ हो जाएगा, जब उसकी रक्षा का भाव तृण गुल वृक्ष लता पशु पक्षी कीट पतंग सबकी रक्षा के भाव के साथ समन्वित हो जाएगा, तब उसके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा और वह जगत का सच्चा प्रतिनिधि हो जाएगा। काव्य योग की साधना इसी भूमि पर पहुंचाने के लिए है। अब इस पर आधारित जो प्रश्न है, कविता की गति कहाँ तक होती है? ऑप्शन है ए निवृत्ति के मूल तक, बी प्रवृत्ति और निवृत्ति की भीतरी व्यवस्था तक, सी प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक, और डी प्रवृत्ति के मर्म तक। तो इसका सही आंसर होगा बी प्रवृत्ति और निवृत्ति की भीतरी व्यवस्था तक।
अगला प्रश्न है, व्यापक मंगल भाव का संगम कहाँ दिखाई पड़ता है? ऑप्शन ए शासन में, बी भक्ति में, सी धर्म में और डी कविता में। तो इसका सही आंसर होगा डी कविता में। अगला प्रश्न है, जीवन में स्वाभाविक सामंजस्य कैसे संभव है? ऑप्शन है ए रागात्मक वृत्ति के प्रसार से, बी सुख और आनंद में, सी प्रकृति के सौंदर्य में और डी आत्म मंगल में। तो इसका सही आंसर होगा ए आत्म मंगल में, सॉरी ए रागात्मक वृत्ति के प्रसार में। अगला प्रश्न है, मनुष्य जगत का सच्चा प्रतिनिधि कैसे बन सकता है? ऑप्शन ए मनुष्य के मंगल और शेष प्रकृति के कल्याण भाव से, बी मनुष्य को सुख आनंद देने से, सी प्रकृति के रक्षा भाव से और डी मनुष्येतर प्राणियों के कल्याण से। तो इसका सही आंसर होगा ए मनुष्य के मंगल और शेष प्रकृति के कल्याण भाव से। अगला प्रश्न है, काव्य योग की साधना से आशय है? ऑप्शन है ए वैयक्तिक सुख दुख, बी प्रकृति प्रेम, सी लोक मंगल और डी रसात्मक अनुभूति। तो इसका सही आंसर होगा सी लोक मंगल। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, यदि चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर दे। आगे हम अगले भाग में करेंगे।